गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट पेपर में हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रेगमेंटेशन। आप जानते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन फर्दर डॉटर आयन्स में डिवाइड होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। द फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट आयन और मॉलिक्यूलर आयन इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर आयन. Now the pattern of fragmentation of molecules depend upon various factors. फ्रेगमेंटेशन का जो पैटर्न है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. कौन कौन से ये फैक्टर? द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. जिस इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्डमेंट किया गया उस इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी. सेकेंड इज़ टेम्परेचर ऑफ आयन सोर्स, आयन सोर्स के टेम्परेचर पर. थर्ड वन इज़ प्रेशर इन द आयन सोर्स, आयन सोर्स के प्रेशर पर. एंड द फोर्थ वन इज़ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर. द मॉलिक्यूलर आयन ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, one of which is positive ion and other is an uncharged free radical. जब मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन का फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है अनचार्ज फ्री रेडिकल्स. नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर फ्रेगमेंटेशन. नंबर वन इज़ the relative height of the M plus peak is the greatest for straight chain molecule and decreases as the branching increases. Molecular ion peak की height straight chain compound के केस में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है वैसे वैसे ये हाइट डिक्रीज करती जाती है. Number two, the relative height of the M plus peak decreases with increasing molecular weight. जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनके लिए M plus peak की हाइट ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिलेटिव हाइट ऑफ द M plus peak goes on decreasing. The third one is cleavage is favored at alkyl substituted carbons, with the probability of cleavage increasing as the substitution increases. क्या मतलब हुआ कि जब ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन, जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो एल्काइल सब्सटीट्यूटेड कार्बन का क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज फेवरेबल होता है, और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड के क्लीवेज होने की प्रोबेबिलिटी या फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है. दीज रूल्स मोस्टली अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कार्बोकेटाइन एंड रेडिकल स्टेबिलिटी शोज द फॉलोइंग ट्रेंड. इसमें दो चीज़ें बनी, आपने देखा. एक तो बना क्या? कार्बोकेटाइन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन, और एक फ्री रेडिकल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इनके लिए क्या ट्रेंड है स्टेबिलिटी का? बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक, which is greater than tertiary, which is greater than secondary, and which is greater than primary. That is, benzylic cation is most stable and the primary is the least stable one. इसको हम समझने के लिए एक रूल देते हैं जो कि कहलाता है स्टीवेंसन्स रूल, which is known as Stevenson's rule.
क्या है स्टीवेंसन रूल? एट ए पॉइंट ऑफ ब्रेकेज द लार्जर फ्रेगमेंट यूजुअली टेक्स द रेडिकल टू लीव द स्मॉलर केटाइन. जब फ्रेगमेंटेशन होता है देन व्हाट हैपन, तो जो लार्जर पार्ट होता है वो रेडिकल फॉर्म में होता है और जो स्मॉलर पार्ट होता है मॉलिक्यूल का दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केटाइन. दिस रूल इज नोन एज स्टीवेंसन्स रूल. ये रूल क्या कहलाएगा? दिस रूल इज नोन एज स्टीवेंसन रूल. स्टीवेंसन रूल क्या कहता है कि फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे जो बड़ा पार्ट है वो किस फॉर्म में होगा? रेडिकल. और जो छोटा पार्ट है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ केटाइन. नेक्स्ट, डबल बॉन्ड cyclic structure and especially aromatic rings will stabilize the molecular ion and increase its probability of appearance. यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा या एरोमेटिक रिंग्स होंगी तो इनका जो पेरेंट आयन है या मॉलिकुलर आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस, और उसकी पीक की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी. नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड फेवर एलाइलिक क्लीवेज टू गिव a resonance stabilized allylic carbocation, especially for cycloalkanes. This means if the ring structure contains double bond, so it favors allylic cleavage. Due to the allylic cleavage, what we get? We get stabilized allylic carbocation. This rule is applicable especially for cycloalkanes. This rule is applicable especially in the case of cycloalkanes. Just see the figure. What happened? This is 6 carbon cyclohexane ring containing one double bond. So it is cyclohexene. Electron impact ion source. See the transfer of electrons in the figure. This results to formation of carbocation. Similarly, for saturated rings like cyclohexene, the side chain tend to cleave first, leaving their positive charge with the ring. यदि सैचुरेटेड रिंग है, एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, जिसमें एक साइड चेन है, शोइंग साइड चेन, तो व्हाट हैपन? द बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर टू लीव द positive charge, that is cation, with ring, and R free radical is formed. पॉजिटिव चार्ज किसके साथ में रह जाएगा? रिंग के साथ में, और R फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म होता है. नाउ इफ द रिंग इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड रिंग्स कैन ऑल्सो अंडरगो रिट्रोडाइल एल्डर रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिट्रोडाइल एल्डर रिएक्शन टू एलिमिनेट ए न्यूट्रल एल्कीन्स, और इसमें न्यूट्रल एल्कीन प्रोड्यूस होती है. सी द फिगर. किस तरीके से होता है ये? दिस इज द अनसैचुरेटेड रिंग containing one double bond. Electron impact. See in the figure, migration of electrons and the cleavage of bond from opposite side of double bond to give neutral alkene.
to give a neutral alkene and positively charged ion. This is the case of unsaturated rings. Unsaturated rings के केस में इस तरीके से क्लीवेज होता है. See the figure, migration of electrons in such a way to leave unsaturated ring structure and neutral alkene. Aromatic compounds tend to cleave to give benzylic cations or more likely troponium ion cations. Aromatic ring. See the figure, electron impact. The electron migrate in such a way to leave, these are two resonating structures, and the actual resonating structure is in between the two, which is known as troponium cation, ion with a positive charge. इसके लिए ट्रोपिलियम कैटायन के लिए M/E या M/Z इज इक्वल टू 91, इज इक्वल टू कितना 91. अब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स next to heteroatoms often break, leaving the positive charge on the carbon with the heteroatom. अगर कोई हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में हेट्रोएटम के पास वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा. और किस तरीके से ब्रेक होगा कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पर होगा जिसके पास हेट्रोएटम है. फिर एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटम अदर देन कार्बन सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एक्सेट्रा, तो हेट्रोएटम जिस कार्बन पर है उसका नेक्स्ट पास वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा. और जब ये ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हेट्रोएटम है. सी द एग्जाम्पल, दिस ऑक्सीजन इज ए हेट्रोएटम. इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज. नाउ इट ब्रेक्स फ्रॉम दैट कार्बन which is adjacent to the heteroatom. So there is one part, this part which does not contain heteroatom is a free radical, and this heteroatom, carbon with the heteroatom, contain positive charge, and this positive charge is stabilized by the resonating structure. Next one is cleavage is often favored if it can expel small stable molecules like H2O, carbon monoxide, ammonia, H2S etc. यदि क्लीवेज होने के बाद कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया, H2S आदि बाहर निकलता है तो ऐसा क्लीवेज हमेशा फेवरेबल होगा. इन एडिशन टू बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन, वेरियस इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस टू गिव समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड आयंस. कभी कभी क्या होता है कि क्लीवेज बॉन्ड या बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन के बाद डिफरेंट इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होते हैं और उस रीअरेंजमेंट से ऐसे आयन प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते. तो कभी कभी मास स्पेक्ट्रम में फ्रेगमेंटेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन से अनएक्सपेक्टेड आयन भी प्रोड्यूस होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन इज़ फॉलोड बाय वेरियस इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट. फ्रेगमेंटेशन के बाद डिफरेंट इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट भी हो जाते हैं. नाउ वी कम टू रेट्रोडाइल एल्डर रीअरेंजमेंट. वी कैन सी इन डिटेल हाउ दिस रेट्रोडाइल एल्डर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस.
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सिन्स with favorable 6-member transition state can include heteroatoms, nitrogen, oxygen, driven by ketoenol like stability. See in the figure, this is a cyclohexene ring which contain a alkyl group. Now what happens? As you know, the migration of electrons takes place as seen in the figure. It converts into unsaturated hydrocarbon and a carbon cation, or it can convert into unsaturated carbocation. There are both the possibilities. अब इनमें से मोर स्टेबल कैटायन विल बी प्रीडोमिनेंट. जो ज़्यादा स्टेबल कैटायन है वो प्रीडोमिनेंट करेगा. इट ऑल्सो वर्क्स फॉर हेट्रो सब्सटीट्यूटेड rings. If in place of R there is another heteroatom, so it also works for heterosubstituted. Both EI and CI, electron impact and chemical ionization, promoted molecular ion cleave the reprotonation takes place. After the cleavage, what happened? Reprotonation takes place, so it is known as rearrangement, heterodiol rearrangement. Now we come to example of heterodiol rearrangement fragmentation. See, this is an example. This is the 4-terpenol. Molecular weight is 154. This is benzene ring, OH group, and this side chain. In this, when fragmentation takes place, we get this type of ion having M by Z 86. It contains positive charge. Means cation. And this is one another ion of M by Z 68. So this is an example of retrodieller fragmentation. Now we come to McLafty rearrangement. McLafty rearrangement is due in this type of reaction. Fragmentation is due to the rearrangement of parent or molecular ion. Here, cleavage of bond in the molecule is due to the intramolecular atomic rearrangement. This leads to the fragmentation whose origin cannot be described by simple cleavage of bond. इसमें क्या होता है कि जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम सिंपल बॉन्ड क्लीवेज से नहीं एक्सप्लेन कर सकते. When the fragments are accompanied by bond formation as well as bond for breaking, a rearrangement process have said to be occurred. क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन के बाद रीअरेंजमेंट होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. दिस प्रोसेस इज एनर्जेटिकली फेवर्ड
as many bonds are formed and broken. ये मैकलफ्टी अरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब एनर्जी ज़्यादा हो. क्यों? बिकॉज इन इस केस में बहुत से बॉन्ड बनते हैं और बहुत से बॉन्ड टूटते हैं. सो दिस प्रोसेस इज एनर्जेटिकली फेवर्ड एज मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन. इट इन्वॉल्व्स. अब मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, लेट अस सी. इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ gamma hydrogen followed by the cleavage of beta bond. इसमें गामा पोजीशन से हाइड्रोजन माइग्रेट होता है और फिर बीटा बॉन्ड जो है वो उसका क्लीवेज होता है या फ्रेगमेंटेशन होता है. द रीअरेंजमेंट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. उसके बाद रीअरेंजमेंट से न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, such as aldehyde, ketone, unsaturated compound, etc. The rearrangement proceeds through steady kinesis. See the example. This is the example of McLafty rearrangement. The hydrogen is migrate through gamma carbon atom, and the bond is broken from beta carbon atom to give rise the two possible structure. You see, the new radical cation is stabilized by resonance. One is cation, see, one is cation, and the cation shows resonance. And due to resonance, this cation, positively charged ion, is quite stable. Other is neutral structure containing R1 and R2 groups. This neutral structure loses neutral alkene, and rearrangement takes place. See, like this. Here R1 and R2 are different groups. The migration, see the migration of electrons. And what happened? Positive ion is stabilized by resonance. And finally it loses the neutral molecule. Simple small neutral molecule. For McLafty rearrangement, a molecule must possess a appropriately located heteroatom. क्योंकि काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, हेट्रोएटम से. इसमें हेट्रोएटम होना चाहिए, ए डबल बॉन्ड एंड एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन विच इज़ द गामा हाइड्रोजन इन नेचर. तो क्या कंडीशन है मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट के लिए कि फॉर द मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट वी मस्ट हैव ए सच ए मॉलिक्यूल विच possess वन हेट्रोएटम, वन डबल बॉन्ड और गामा कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट किया जा सके, यानी जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जा सके. तो दिस इज़ अबाउट मैकलफ्टी rearrangement. Now we can see the typical mass spectrum. This is the typical mass spectrum of normal octane. Normal octane. The formula of normal octane is C8H18. It is a straight chain hydrocarbon. Mass 114.2355. So we consider the mass as 114. So what happened?
If we see the mass spectra is between relative abundance on y-axis and m by E on x-axis. So first peak is of molecular ion peak C8H18. We get this peak at 114. Molecular ion peak या parent ion peak. Now what happened? One CH3 group is eliminated, leaving C7H15. C7H15, M by E 99. So another peak is at 99. Now further CH2 is removed. So we get C6H13. Next peak on 85. Mass number M by E is 85. Again one CH2 is removed. So we get C5H11. M by E 71. Next peak C4H9 57. Then C3H7 43. Then C2H5 peak at 29. So we get these peaks in the spectrum of normal octane. The maximum abundant peak is at 43, C3H7. It is a base peak. So these peaks which are obtained in the spectrum of normal octane conforms straight chain structure having the molecular formula C8H18. This is about fragmentation. Thank you. Next in the next lecture.